आज का टॉपिक जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के कुछ पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका था, लेकिन जो नेक्स्ट आज जो हम रीड आउट कर रहे थे वो थे परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में इंटर क्यूरी और इंट्रा क्यूरी पैरेललिज्म। इंटर क्यूरी और इंट्रा क्यूरी पैरेललिज्म के बारे में मैं स्टडी आपको पढ़ा रहा, जिसमें से मैंने आपको इंटर क्यूरी के बारे में बताया था कि कुछ मल्टीपल क्यूरीज होती हैं जो मल्टीपल साइट्स पर काम कर रही हों एक ही वक्त पर। और अगर एक ही वक्त में मल्टीपल क्यूरीज मल्टीपल साइट पर काम करें, डिस्ट्रीब्यूटेड की ये खासियत है ना, तो अगर मल्टीपल क्यूरीज मल्टीपल साइट पर एक ही वक्त में अपनी एग्जीक्यूशन क्यूरी की एग्जीक्यूशन पर काम करें और उससे इनकी एफिशिएंसी में इन्हांसमेंट हो, तो उससे कहते हैं इंटर क्यूरी। एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल से आपको ये बताऊंगा कि मैंने जब लास्ट टाइम आपको बताया था कि हेड ये बैंकिंग का हेड ऑफिस है, वो जानना चाहता है कि आपके एक एरिया में एक एरिया है, वो एरिया आपका कोई भी सिटी हो सकता है, इस्लामाबाद हो सकता है, मुल्तान हो सकता है। अगर इसका एरिया का वो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है कि वहाँ पर ज़कात कलेक्शन कितनी हुई, एक बात। दूसरी बात ये कि वो दूसरे किसी साइट से यानी कि दूसरे किसी सिटी से अपनी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है कि वहाँ पर मास और जहाँ पर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी डिग्रीज कितनी कितनी हैं, इनकी इंफॉर्मेशन। अब उसने एक ही टाइम पर दो क्यूरी सेंटर की। अगर ये सेंट्रलाइज होता तो क्यूरी जो है वन बाय वन एग्जीक्यूट होनी थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में ऑन सेम टाइम क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। और इससे एक चीज़ तो मेंशन आउट हो गई कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। एक ही वक्त में अगर एक से ज़्यादा क्यूरीज आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड उसको किस तरह टैकल करता है एफिशिएंटली, तो उसको कहते हैं इंटर क्यूरी। अगर ये एग्जांपल के तौर पर मल्टीपल क्यूरीज मल्टीपल साइट पर अगर सेम टाइम पर एग्जीक्यूट होने के लिए आ जाएं, तो उसका डाटा उसमें किसी किस्म की लैप्स नहीं आएगा, गैप्स नहीं आएगा, और इसके अलावा उसकी एफिशिएंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है इंट्रा क्यूरी पैरेललिज्म। इंट्रा क्यूरी पैरेललिज्म में उसमें भी अगर एक हेड ऑफिस अगर चाहे कि मुझे वो पर्सन्स बताएं जिनका बैलेंस 1 करोड़ है, वो अपनी तमाम साइट्स या तमाम जो डिपार्टमेंट्स है उसको कहता है कि मुझे वो पर्सन चाहिए जिनका बैलेंस 1 करोड़ से ज्यादा है। अब बैलेंस के मुताबिक वो लगी तो एक सिंगल क्यूरी, हेड ऑफिस ने एक सिंगल क्यूरी दी, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया 5 और 6 और फर्दर मोर जोन्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। यानी कि साइट जहां पर देखा जाएगा कि सारे जितने भी वहां पर मौजूद हैं उनके एम्प्लॉयज जो हैं या फला के तौर पर जो जिनका अकाउंट है उनका बैलेंस चेक किया जाएगा मुख्तलिफ साइट्स पर, मुख्तलिफ जो जितने भी सिटीज़ में उसके बैंक अकाउंट्स हैं उसके मुताबिक अगर उनका 1 करोड़ का बैलेंस जितने परसेंट हो जाए तो वो हेड ऑफिस को डिटेल सेंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस इंटर क्यूरी और इंट्रा क्यूरी में क्या था, यही डिफरेंस था कि मल्टीपल क्यूरीज मल्टीपल साइट पर एक वक्त में आ जाए तो उसको इंटर क्यूरी कहते हैं। लेकिन अगर हेड ऑफिस अथॉरिटी डिपार्टमेंट अगर एक क्यूरी सेंड करता है और उस क्यूरी को डिफरेंट जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लाइक अगर उसने पूछा है कि 1 करोड़ का पर्सन कितने बैलेंस बताएं जिसमें 1 करोड़ रुपीज जो है किसी एक पर्सन के हों, या मुझे वो पर्सन बताएं जिनका बैलेंस 1 करोड़ हो सिंपली, तो वो क्यूरी जो है वो तमाम जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। वहां से फाइंड आउट किया जाएगा कि आया कि ये क्यूरी कहाँ कहाँ कौन कौन से पर्सन इसमें इन्वॉल्व है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड ना होता तो क्यूरी में भी अप्लाई वन सिस्टम, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूटेड का ये फायदा है कि डाटा जो हमें रिसीव होगा वो 5 जोन से एक ही वक्त में हमें 5 जोन से डाटा आएगा, उसकी लिस्ट बन के हमारे सामने आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटेड का ये फायदा है। सेंट्रलाइज में हमने 1 बाय 1 हमारे पास क्यूरी आनी थी, हो सकता था कि उसमें कोई क्यूरी मिसप्लेस भी हो जाती। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में डाटा उस 5 जोन या 6 जोन या 7 जोन मतलब 7 साइट्स 7 सिटीज
तो वहां से अगर डाटा हमें रिसीव होता है उसको मर्ज किया जाता है, फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है हेड ऑफिस में कि ये बंदे हैं जिनका 1 करोड़ से ज्यादा बैलेंस है। और इस तरह यूजर जो है इजीली एक्सेस, इसलिए यूजर के लिए ये इजीली एक्सेसिबल है। लेकिन यूजर इस बारे में नहीं जानता कि उसकी ये जो क्यूरी उसने हेड ऑफिस ने ये क्यूरी लगाई है, आया कि वो सिंगल वे में काम कर रही है या मल्टीपल वेज में काम कर रही है, आया कि वो लोकली काम कर रही है, ग्लोबली काम कर रही है या रिमोटली काम कर रही है। ये है दोनों का डिफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैंने परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में आपको डाटा लोकलाइजेशन का तो बता चुका था। अगर उसके बाद रिमोट एक्सेस का क्या क्राइटेरिया, ज्यादातर 90% मैंने आपको कहा लोकली यूज किया जाता है, एक्सेस यूज की जाती, सिर्फ 10% ऐसे ना हो होती है कि जिसमें आप रिमोटली यूज करते हैं या रिमोटली आप एक्सेस यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट लोकली ही होती है। और मैंने जो थर्ड पॉइंट था, इसका सेकंड पॉइंट था इंटरक्यूरी इंट्राक्यूरी पैरेललिज्म के बारे में जो डिफरेंस बताया, उसको मर्ज अप ना कीजिएगा, उसको एज इट इज जैसे एग्जांपल्स के जरिए मैंने आपको समझाया उस तरह ही आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है वो है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक भी है, कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स। कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स में सबसे पहले जो हम कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, हमारे उस प्रोडक्ट के हवाले से या हमारे उस टास्क के हवाले से हमें कॉम्प्लिकेट कर देती है। अगर एप्लीकेशन के केस में देखा जाए तो हम कोई कॉपी यूज, अप्रोप्रिएट कॉपी यूज करते हैं, हम बेस्ट ऑप्शन यूज करते हैं। हमारी अब हमने एप्लीकेशन में पढ़ा था कि कुछ ऐसी हम अपने जो सारे का डाटा, सारे का सारा डाटा मुख्तलिफ साइट पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर एक साइट भी फ्लॉप करती है तो हम अदर से साइट से डाटा रिकवर कर लेते हैं, ये था ना। तो इसी में हम जो एप्लीकेशन के मामलात में अगर हमारा कोई फैक्टर कॉम्प्लिकेटिंग आती है किसी का, तो हम उसकी अप्रोप्रिएट कॉपी को चूज करते हैं, ठीक है, और बेस्ट ऑप्शन को यूज करते हैं। और अगर इसी दौरान, तो कैसे के दौरान अगर किसी किस्म का कोई फेलियर आता है, उस फेलियर को कैसे रिकवर करना होता है वो भी आपको रीजन बताइएगा। अगर किसी किस्म का फेलियर होता है एप्लीकेशन में तो सेकंड साइट से डाटा रिकवर किया जा सकता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता, उसका मैं बाद में जिक्र करता हूँ। और इसके इसी को साथ लेकर चलते हैं कि अगर आपके पास यूजर के पास से रिक्वेस्ट आती है और आप अगर उसकी कॉपी यूज कर लेते हैं नियरली लोकली, अगर आपको कहीं से साइट से मिल जाता है तो आप एप्लीकेशन को बेस्ट फैक्टर में यूज किया जा सकता है। अगर किसी किस्म का फेलियर आता है आपके, उसको कैसे रिकवर किया जाए, कम्प्लेक्सिटी मस्ट हैव मे बी अ लोकल और रिमोट। तो दोनों केसेस में आपके पास जो कम्प्लेक्सिटी है ना वो होती ही होती है, मे बी अ लोकली हो मे बी अ रिमोटली हो। और इसके साथ साथ उसमें कॉम्प्लिकेटिंग के फैक्टर्स के साथ साथ इसमें कॉस्ट भी मेंशन करती है, कॉस्ट भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि आप मजारी सी बात है, जो आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर का सिस्टम यूज कर रहे हैं तो बहुत सी साइट्स ऐसी हैं, उसको परचेज करना, उसकी कॉस्ट को मैनेज करना, तो हार्डवेयर जितने भी हैं उनको भी तो मैनेज करना पड़ता है ना, तो उससे भी कॉस्ट रहती है। जितने आप हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाते जाएंगे, और हाँ, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए ट्रेन पर्सन भी चाहिए। ये जो डुप्लीकेशन ऑफ मैन पावर है उनको चलाने के लिए आपके पास ट्रेन पर्सन होने चाहिए या उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग देने पर भी उनको कुछ स्टाइपेंड देना पड़ सकता है, तो वो कॉस्ट, उसके बाद उसको ट्रेनिंग देने के बाद जब उनको काम साइन किया जाता है तो उसके बाद उनकी सैलरीज एक्सपेंसेस, तो ये जो चीजें हैं ये सारी कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स में आते हैं, जिसमें हमने इसको मद्देनजर रखना होता है। जैसे कि पहला पॉइंट आपको डिस्कस किया इन केस ऑफ रेप्लिकेशन का, उसके बाद सेकंड पॉइंट आपके पास डिस्कस किया वो आपको किया मैंने फेलियर रिकवरी का। अगर किसी किस्म के एप्लीकेशन में फेलियर रिकवरी आती है तो उसको फेलियर आता है तो उसको रिकवर कैसे किया जाता है एप्लीकेशन में। और इसके बाद अगर उसमें कम्प्लेक्सिटी आती है, उस कम्प्लेक्सिटी को किस फॉर्म में हो सकती है, वो हो सकती है मे बी या लोकली हो या मे बी या रिमोटली हो। और लोकल और रिमोट का तो सबको अंदाजा है कि लोकली क्या चीज़ मैं मेंशन आउट कर रहा हूँ और रिमोटली क्या चीज़ मेंशन आउट कर। लोकली विद इन सिटी, विद इन कंट्री, विद इन सिटी एंड विद इन वन बिल्डिंग भी हो सकता है, और 2 या मोर यूजर अगर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो वो लोकली होता है। लेकिन रिमोटली वन साइड टू अनदर साइड, वन सिटी टू अनदर साइड, वो रिमोटली होता है। और ग्लोबली का मैंने जो आपको बताया था वो यही बताया था कि आप इंटरनेशनली कहीं से भी एनीवेयर से एक्सेस आप कर सकें तो उसको ग्लोबली कहते हैं।
अब इसमें कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर में सबसे पहले इन केस ऑफ एप्लीकेशन में फेलियर रिकवरी, और इसके बाद कम्प्लेक्सिटी क्या बताया, उसके बाद कॉस्ट का मेंशन और किया कि कुछ हार्डवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, उनके लिए कुछ ट्रेन पर्सन भी रिक्वायर्ड होती है, जाहिर सी बात है उसके लिए कॉस्ट चाहिए होती है, कॉस्ट मैटर करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है इसी का कॉम्प्लिकेटिंग का, तो उसमें है कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम की वजह बने अगर हम उसको क्वेश्चनिंग ना यूज़ करें। अगर हम उसको केयरफुली अगर ना यूज़ करें तो भी हमें इसमें प्रॉब्लम, उसके कंट्रोल के प्रॉब्लम में, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल के प्रॉब्लम में ख़तरा के बायस बन सकती है। जैसा कि तो इसलिए सबसे बेहतर ये है कि आप उसको केयरफुली उस फैक्टर्स को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब इसकी इसी पॉइंट को, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल में कास्ट प्रॉब्लम इफ़ नॉट यूज कॉशियसली, इसका जो मैं एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ कि अगर मैं लोकली किसी साइट को ऑन ऑफ की परमिशन दे देता हूँ कि कब कौन सा सर्वर साइट इस्तेमाल करनी है, कब कौन सी साइट नहीं इस्तेमाल करनी, और अगर ये मैं लोकली परमिशन दे दूँ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कैसे? बहुत सी वजह बन सकती हैं एक साइट पर कि या तो वो डेली की बेस पर ऑन ऑफ कर रहा हो, किसी साइट को ऑन कर दिया, किसी का साइट को ऑफ कर लिया, डेली की बेस पर कर दिया। अब वो रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक उसको कहा जा रहा हो कि डेली करना है, उसने डेली के बजाय उसने मंथली शुरू कर दिया हो। मंथली के बजाय उसने, ये भी हो सकता है 4-3-5-6 मंथ के बाद उसने उसको, उसमें जो फ्लॉज आते हैं उसके मुताबिक उसने चेंज करना शुरू कर दिया हो, उसमें तब्दीलियां करनी शुरू कर दी हो। ये भी इशू आ सकता है। और हो सकता है 4 एंड 5 डेज में उसमें ऑन ऑफ का क्राइटेरिया खुद से सेट कर दिया जाए। तो इस किस्म की जो हम एक्सेस अगर दे देते हैं लोकली तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऑर्गेनाइजेशन फेज में बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम को फेस किया जा सकता है। अब ये था परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के बाद आपके जो कॉम्प्लिकेटिंग के फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं आपके इस एरियाज में, आप डिस्ट्रीब्यूटेड में, वो हमने मेंशन आउट किए, उसकी स्टडी की है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। वो हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम एरियाज। अब इन में हमने स्टडी करना है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं प्रॉब्लम एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की टेक्नोलॉजीज़, उसमें किस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, उस एरिया को हमने डिस्कस करना है। अच्छा, एक तो बात आपकी आ गई कि आपके पास जो प्रॉब्लम एरियाज में, पहली बात जो आप इसमें आपको मेंशन आउट करने की बहुत ज़रूरत है वो ये है कि DDBS, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम टेक्नोलॉजीज आर नॉट इन डेटाबेस में नहीं होती। और इन क्योंकि इसकी मोर देन डिफरेंट फार्म्स होती हैं इसलिए ये इसकी टेक्नोलॉजीज डिफरेंट होती हैं, इसमें मेंशन आउट नहीं होती। और ये टोटली जो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम है वो 100% रिसर्च पर एक्सपर्टीज उसकी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपके पास एक क्वेश्चन प्रॉब्लम एरिया आया है कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम टेक्नोलॉजी डेटाबेस में नहीं होती, और अगर आपके पास बहुत से डिफरेंट फार्म्स अगर हों और 100% एक्सपर्टीज आपकी रिसर्च पर ना हो तो इसकी रीज़न बताएं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो आती हैं। अब उस प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, उसकी टैकलमेंट में कुछ एरियाज हैं, प्रॉब्लम के कुछ एरियाज हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एरियाज है डेटाबेस डिज़ाइन। ये मैं बात कर रहा हूँ DDBS की। ये जो भी प्रॉब्लम एरियाज हैं डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम की, नॉट सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। इसको हम अपने माइंड में सेट कर लें कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम की बात हो रही है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की बात नहीं हो रही। सबसे पहला एरिया है डेटाबेस डिजाइन, सेकंड एरिया है क्यूरी प्रोसेसिंग, थर्ड एरिया प्रॉब्लम एरिया में कंकरेंसी कंट्रोल। हम इसको डिटेल फॉर्म में स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है डेटाबेस डिजाइन का। फॉर एग्जांपल आपको मालूम है फ्रेगमेंटेशन।
कि जिसमें अपने किसी टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और उसको मुख्तलिफ साइड पर रख देते हैं, फ्रेगमेंट कर देते हैं। अगर इस फ्रेगमेंटेशन में हम नहीं जानते कि हमारे पार्ट्स जो हैं, यानी कि जो साइड्स पार्ट्स आपने उस टास्क के पार्ट्स किए हों वो कहाँ रखे गए हों, तो ये एक प्रॉब्लम एरिया बनता है डेटाबेस डिज़ाइन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इस बार में जानना चाहिए कि आपने जो ग्रुप्स पार्ट्स किए हुए हैं वो किस किस एरियाज में रखे गए हैं। क्योंकि अगर इस तरह केस में आ जाए कि आपको साइड फ्रेगमेंटेशन में, एग्जांपल दी, फ्रेगमेंटेशन में हमें बात का नहीं पता लगता कि हमने जो पार्ट्स किए हैं उस पार्ट्स में कौन कौन से टास्क रखे गए हैं और कौन कौन से टास्क कहाँ कहाँ रखे गए हैं, इसके बारे में अगर ना पता हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये कुछ प्रॉब्लम एरियाज हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई कि हम डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट फॉर्म्स आ गई हैं, लेकिन उसमें हमारी जो रिसर्च 100% नहीं है अभी तक हमारी उस पर 100% रिसर्च नहीं हो पाई। उसकी उसमें जो एरियाज में प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये आती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया डेटाबेस डिज़ाइन का। डेटाबेस डिज़ाइन में मैंने ये मेंशन आउट किया कि आपको एग्जांपल के ज़रिए बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम के तौर पर अगर हम किसी किस्म का डिज़ाइन बनाते हैं, अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो हमें वहाँ पर ये चीज़ नहीं पता लगती बाज़ औक़ात कि हमने फ़लाँ पार्ट्स जो जो साइट हमने ग्रुप बंदी में की होती हैं वो कहाँ किस एरिया में हमने रखी हुई हैं। ये किस्म का प्रॉब्लम आता है। जैसे बैंक एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बैंक एग्जांपल भी आती है। सेकंड, अगर कुछ क्यूरीज ऐसी आ जाए जिसमें क्यूरी प्रोसेसिंग है, कुछ क्यूरीज ऐसी आ जाए जिसमें मल्टीपल साइट्स इन्वॉल्व होती हैं, तो मल्टीपल जब साइट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो भी बहुत सारे इशू क्रिएट होते हैं, जिसमें आपको जो अभी तक प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं हुए, अभी भी उसमें कुछ प्रॉब्लम एरियाज मौजूद हैं, जो कि ये डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम एरियाज मेंशन अप कर रहा हूँ। क्यूरी प्रोसेसिंग में कुछ मल्टीपल साइट्स में अगर इजाज़त देती हैं कि उसमें बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो वो भी अभी उस पर भी काम चल रहा है और प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग सिस्टम में अगर क्यूरी ग्लोबल है और हम उसकी एक्सेस करना चाहते हैं उन पर्सन्स की जिनका अकाउंट 1 करोड़, जिसका बैलेंस 1 करोड़ है, तो फ्रेगमेंटेशन में वो एप्लीकेशन की बात की थी जिसमें सारा डाटा मुख्तलिफ साइट पर पड़ा होता है। अगर एक डाटा लॉस भी हो जाए तो डाटा फिर भी फाइंड आउट हो जाता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में पार्ट्स करके रख दिए जाते हैं और वो पार्ट्स, अगर उस पार्ट्स में से कोई एक पार्ट डैमेज हो जाए तो हमें मैनेज करना, उसकी प्रोसेसिंग करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो पार्ट्स कहीं और पड़ाई भी नहीं है फ्रेगमेंटेशन में। तो वो इशू अभी तक स्टिल अनरिजॉल्व्ड है। पहला बताया डेटाबेस डिज़ाइन में कुछ डिज़ाइन मल्टीपल, जब डिज़ाइंस के हवाले से बात करते हैं तब बहुत से इश्यूज क्रिएट होते हैं कि हमें फ़लाँ क्राइटेरिया में किस जगह पर पार्ट्स फ्रेगमेंटेशन के किस किस जगह पर हमने कौन कौन से पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, वो नहीं पता लगता, उसमें डेटाबेस डिज़ाइन आ जाता है। फिर उसके बाद क्यूरी प्रोसेसिंग, बहुत सी मल्टीपल साइट से क्यूरीज अगर आ जाए तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो तब जिस किस्म की अगर फ्रेगमेंटेशन में जो प्रॉब्लम आती है, फ्रेगमेंटेशन तो फ्लॉप हो रहा है कि अगर मुख्तलिफ क्यूरीज आ गई हैं, 1 करोड़ का बैलेंस आ गया, तो रेप्लिकेशन में तो फिर भी हलशुदा है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में मसला यही आता है कि हर एक साइट पर डिफरेंट डाटा पड़ा है। अगर वो एक डाटा मिसप्लेस करता है तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट आ जाती है और फिर उसको सर्च आउट करना मुश्किल हो जाता है। एक बात, अब ये दूसरा जो क्यूरी प्रोसेसिंग का पॉइंट है वो क्लियर हो गया है। और थर्ड वन जो हमारे पास है कंकरेंसी कंट्रोल का। इसमें कंकरेंसी कंट्रोल में जो हम अगर बात करेंगे सेंट्रलाइज्ड की, कंकरेंसी कंट्रोल में अगर हमारे पास सेंट्रलाइज्ड पॉइंट है तभी भी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी कंकरेंसी कंट्रोल्स में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कंकरेंसी कंट्रोल में, क्योंकि कंकरेंसी कंट्रोल में ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर रहा होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है और ये नहीं पता होता है कि हाउ मच ऑपरेटिंग सिस्टम
सपोर्ट टू DDBS इन्वायरमेंट, कि कितना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह मैनेज कर रहा है हमारे DDBS को, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट आती कंकरेंसी उसको कंट्रोल कर कौन रहा है, OS कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। लेकिन उसको किस किस किस्म के प्रॉब्लम से निकलना पड़ रहा है वो आपको मैंने बताया है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही, अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो आज हमारे लिए कंप्यूटर को यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता। ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रिज पॉइंट करता है यूजर और कंप्यूटर के दरमियान। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ट्रांसलेटर के तौर पर काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक आपके इंटरमीडिएटरी के तौर पर काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। तो ये जो फ्लॉज हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के दरमियान आपकी इंफॉर्मेशन के दरमियान जो जो किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कंट्रोल आउट करता है। अच्छा, उसके बाद अगर इसी में आपके पास आ जाती हैं, ये 3 होगी प्रॉब्लम एरियाज। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत से प्रॉब्लम को फेस करता है, और इसका ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपने DDBS इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह सपोर्ट कर रहा होता है, बाज़ का इस चीज़ का मालूमात नहीं मिलती। हेट्रोजेनिटी हेट्रोजेनिटी भी आपके प्रॉब्लम एरियाज का हिस्सा है, जिसमें आपने थर्ड पॉइंट जो पढ़ा कंकरेंसी कंट्रोल में, उसमें भी हेट्रोजेनिटी इन्वॉल्व होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें मल्टीपल साइट, जिसमें मल्टीपल साइट इन्वॉल्व हो जाए उसको हेट्रोजेनिटी कहते हैं। बाज़ औक़ात ये डिफरेंट साइट पर मुख्तलिफ होती हैं, वो बाज़ औक़ात ये बहुत सी साइट पर मुख्तलिफ होती हैं। तो इसको मैनेज कैसे करना है, अगर किसी किस्म की बिग प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस कैसे करना है, तो यहाँ पर भी एक किस्म का सवालिया निशान है आपके प्रॉब्लम एरियाज की डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में। तो उसके दरमियान आपका ये भी पॉइंट है कि आपका उनके दरमियान रिलेशनशिप कैसा है, आप उनके दरमियान टैकलमेंट कैसे करते हैं, उसके दरमियान आपके जो टास्क है उसको कैसे फुलफिल करते हैं। अगर उसके केस में भी रिलेशनशिप में अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है, उसका भी अभी तक रिजोल्यूशन कंकरेंसी कंट्रोल में ही आता है। नेक्स्ट आपके पास जो आपको इमेज रिलेशनशिप नज़र आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन का, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन का रिलेट करता है मैनेजमेंट के साथ भी, डायरेक्ट मैनेजमेंट के साथ भी रिलेट है इसका। इसका कंकरेंसी कंट्रोल के साथ भी रिलेट है। इसका उसकी डेडलॉक मैनेजमेंट, किसी डेडलॉक ख़त्म कर देने को कहते हैं कि आपकी मैनेजमेंट किसी किस्म का अगर फ्लॉस में जा रही है या उसका ग्राफ बैकवर्ड में जा रहा है तो डेडलॉक का क्राइटेरिया वहाँ पर मेंशन किया जाता है। अब इस हवाले से डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस डिज़ाइन के हवाले से उसके रिलायबिलिटी के तौर पर भी बहुत इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस डिज़ाइन की बात करें वहाँ पर रिलायबिलिटी मस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस केस में भी और इस केस में क्यूरी प्रोसेसिंग, ये जो मैंने अभी आपको क्यूरी प्रोसेसिंग डिज़ाइंस और कंकरेंसी कंट्रोल का बताया, जो प्रॉब्लम एरियाज आते हैं अभी भी फ्लॉज में आते हैं तो उसको कैसे टैकलमेंट किया जाता है, ये वो रिलेशनशिप है। अच्छा, इस आपको डायग्राम में जो लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं वो बेसिकली इश्यूज हैं जो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में पाए जाते हैं। इनमें किसी किस्म के फ्लॉज या गैप्स आते हैं। तो ये जो ग्राफ है हमें हेल्प प्रोवाइड करता है कि हमें इस अप्रोच को अंडरस्टैंड करना, और उस अप्रोच को अंडरस्टैंड करने के बाद उसकी रिजॉल्वमेंट कैसे करना, उसको रिजॉल्व कैसे करना, यानी कि इस इशू के सलूशन को, इस इशू का पॉइंट आउट कैसे करना। और कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि आपके इन इमेज के ज़रिए आप अपनी जो इशू क्रिएट होते हैं उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक मेरा जो टॉपिक है आपके प्रॉब्लम एरिया से डिस्ट्रीब्यूटेड का, जो मैं स्टडी आउट करवा रहा था, वो एंड हो चुका है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो पढ़ा है इंट्रोडक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, उसके 4 चैप्टर्स राउंड अबाउट इस पर ही बेस करने, जो स्टडी आउट आज हमारी एंड हो गई है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है आर्किटेक्चर के बारे में।
इसके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का आर्किटेक्चर के बारे में। नेक्स्ट हमारा कंटेंट होगा आर्किटेक्चर के बारे में। तो अभी तक जितना मैंने आज लेक्चर दिया वो आपको जो बताया कि कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स कौन से, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया, फिर उसके बारे में उसके बाद इंटर और इंट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंट्रा और इंटर का कॉन्सेप्ट लाजमी नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स आते हैं जिसको वन बाय वन डिस्कस किया हमने। फिर उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम एरियाज 3 किस्म के थे वो हमने रीड आउट किए, उसको डायग्राम से भी हमने समझने की कोशिश की। और यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक एंड हुआ जाता है। नेक्स्ट हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन से कंटिन्यू करेंगे।